हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम करेंगे दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका अगला पाठ हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, गौर करेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, स्थापना है, ध्यान दें, साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अवचेतन को माना गया है। ध्यान दें, अवचेतन नहीं अचेतन। ठीक, एक बार फिर से सुने। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। तर्क है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। क्या कह रहे हैं कि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। तो ध्यान रहे, ए सही और आर गलत है। ठीक है, ध्यान देना जरा। स्थापना सही है, क्या है? साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि कह रहे हैं क्योंकि कविता मूलतः शब्द है, तो ध्यान दे जरा, सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। अगर ऐसे निपात जैसे शब्द आए, ठीक है, ही, केवल, मात्र, एकमात्र, मूलतः है, तो जरा ध्यान देना, ज्यादातर इनकी गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये तर्क गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है और तर्क है। स्थापना है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। किसका? द्वंद्व का परिणाम है, प्राचीन और नवीन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तर्क है, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। ठीक है, तो ध्यान दे जरा, क्या कह रहे हैं? क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। स्थापना है, क्या? आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। बिल्कुल सही। क्योंकि तर्क है, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। दोनों बातें सही हैं, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। स्थापना है, क्या? भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। क्या कह रहे हैं? भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तर्क है, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। कहाँ के? ब्रज क्षेत्र के थे। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर स्थापना सही है, जबकि तर्क हमारा गलत है। ठीक है, तर्क क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे। स्थापना क्या है? भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ठीक है, ये बात गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जरा ध्यान दें। शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। ठीक है, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। ठीक है, इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसको
अब ध्यान से सुने, अभिधा वृत्ति, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना जरा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां हैं। तो अभिधा का किससे संबंध होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति जहां होगा प्रश्न में, तो इसका अर्थ वाच्यार्थ से होगा। किससे? वाच्यार्थ से। तो वाच्यार्थ शब्द को याद रखें और जब भी अभिधा वाला प्रश्न आए तो इसको जोड़ करके चलें। और जहां व्यंजना शक्ति की बात होगी, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति की, ठीक है, तो ध्यान रखें व्यंजना, व्यंजना और व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ। तो प्रश्न के उत्तर में शब्द होगा व्यंग्यार्थ। ठीक है, तो यानी कि व्यंग्यार्थ का संबंध होता है किससे? व्यंजना शब्द शक्ति से। ठीक है, इसी तरह लक्षण का संबंध होता है किससे? उदाहरण से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, कुछ जरूरी बातें हैं, प्रश्न जरूर बनता है। अब देखते हैं तर्क। क्या है तर्क? क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। ठीक है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है, तो ये बात गलत है। से ही, देखो निपात वाले शब्द आ रहे हैं। ठीक है, से ही जो जोर लगता है ना, जहां पर बल लगे, ठीक है, जिन शब्दों में, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये गलत है। ठीक है, यानी कि स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। ठीक है, स्थापना सही है, तर्क गलत है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जरा ध्यान दें। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। क्या कह रहे हैं? जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। तो ध्यान दे दोस्तों, स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। ठीक है, स्थापना क्या है? जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्थापना सही है और तर्क गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। स्थापना है, क्या है स्थापना? उत्तर आधुनिकता, पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। स्थापना है दोस्तों, उत्तर आधुनिकता, पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, यह है स्थापना। तर्क है क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। ठीक है, तो ए सही और आर सही, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, स्थापना क्या है? उत्तर आधुनिकता, पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, बात सही है। देखते हैं तर्क। क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है, सिद्धांत है, सिद्धांतकार है। ठीक है, जरा ध्यान रखें, सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत? ऑप्शन ए द्वैत। ठीक है, द्वैतवाद का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, मध्वाचार्य से। मध्वाचार्य सिद्धांतकार हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, किसका? द्वैत का। ठीक है, द्वैत का हो या द्वैतवाद का हो। इसके बाद है दोस्तों द्वैतवाद, इसका संबंध किससे है? निम्बार्काचार्य से। निम्बार्काचार्य का संबंध है द्वैत सिद्धांत से। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर है शुद्धाद्वैत। ठीक है, यहाँ पर आगे के कीवर्ड्स लिए हैं, आप वाद भी लगा सकते हैं। तो शुद्धाद्वैत, यह सिद्धांत
किसने दिया? तो ध्यान रखें, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, इसके बाद है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले मध्वाचार्य। कौन? मध्वाचार्य। इनका सिद्धांत है द्वैतवाद यानी द्वैत। फिर है निम्बार्काचार्य। इनका सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद यानी द्वैताद्वैत। फिर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद यानी शुद्धाद्वैत। फिर है रामानुज आचार्य। इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्टाद्वैत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रचनाकार हैं और रचना है। तो सबसे पहले रचनाकार चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि भी रहे हैं, चतुर्भुज दास। ठीक, अब ध्यान दें, इनकी रचना है द्वादश यश। द्वादश यश, ठीक है, चतुर्भुज दास की रचना है। फिर आती है मीराबाई। मीराबाई, ठीक है, मीराबाई की रचना है राग गोविंद। राग गोविंद। इसके अलावा मीराबाई का मलार। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये मीराबाई की रचना है। ठीक, अब ध्यान दें, यहाँ पर अगले हैं श्री भट्ट। कौन? श्री भट्ट। इनकी रचना है कौन सी? युगल शतक। युगल शतक, श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। इसके बाद आते हैं नंददास। कौन? नंददास। इनकी रचना है दोस्तों अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी, और ये क्या है? तो ये एक पर्यायवाची शब्दकोश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनेकार्थ मंजरी किसकी है? नंददास की रचना है। एक रचना और है बहुत इंपॉर्टेंट, रास पंचाध्यायी। कौन सी? रास पंचाध्यायी किसकी? नंददास की रचना। साथ में याद रखें, रास पंचाध्यायी रहीम की रचना भी है। किसकी? रहीम की रचना भी है। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुनिए, ध्यान दें, अष्टछाप के कवि भी रहे हैं। कौन? नंददास। और सूरदास के बाद बड़े कवि माने जाते हैं। कौन? नंददास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले रचना है द्वादश। कौन सी? द्वादश रचना किसकी है? चतुर्भुज दास की। फिर है रचना राग गोविंद। राग गोविंद किसकी है? मीराबाई की रचना है, मीराबाई। फिर है रचना युगल शतक। कौन सी? युगल शतक किसकी है? श्री भट्ट की रचना है, श्री भट्ट। फिर है कौन? अनेकार्थ मंजरी। जरा ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। अगली रचना है अनेकार्थ मंजरी। किसकी है? नंददास की रचना है। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंददास। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है, यहाँ ग्रंथ है और लेखक हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, ग्रंथ हित तरंगिणी। कौन सा? हित तरंगिणी किसका है? कृपाराम का। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। फिर है दोस्तों सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। फिर है रचना माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, आलम की रचना है। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। ठीक है, फिर है रचना विज्ञान गीता। कौन सी? विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास की। केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक बार फिर से सुने, कृपाराम। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। फिर है नरोत्तम दास, इनकी रचना है सुदामा चरित्र। फिर है आलम। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला। रीति मुक्त कवि हैं आलम। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है केशव दास। केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। कौन सी? विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले रचना है अर्ध कथानक।
अर्ध कथानक किसकी है? बनारसी दास की है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना है अर्ध कथानक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इनकी पहली आत्मकथा है। आत्मकथा है पहली, अर्ध कथानक। ठीक, इसके बाद है दोस्तों काव्य कल्पद्रुम। कौन सी? काव्य कल्पद्रुम। किसकी है ये? तो रीतिकालीन कवि सेनापति। सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है रचना अलग शतक। अलग शतक किसकी है? मुबारक की। मुबारक की रचना है अलग शतक। ठीक, फिर है दोस्तों रचना बारह मासा। बारह मासा किसकी रचना है? तो ध्यान रखें सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी की रचना है बारह मासा। और ध्यान रखें सबसे पहले जो बारह मासा वर्णन मिलता है दोस्तों, वह मिलता है किसमें? बीसल देव रासो में। 12वीं शती की रचना है बीसल देव रासो, नरपति नाले द्वारा लिखी गई है, जिसमें बारह मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद मिलता है किसमें? जायसी की रचना पद्मावत में, नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा वर्णन। ठीक है, अब यहाँ पर रचना का ही नाम है 12 मासा, तो किसकी है? सुंदरदास की रचना है 12 मासा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जरा एक बार फिर से सुन ले। बनारसी दास चतुर्वेदी जी, इनकी रचना है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक जो कि एक आत्मकथा है। फिर है और पहली आत्मकथा मानी जाती है। ठीक, फिर है सेनापति, इनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम। फिर है मुबारक जी, इनकी रचना है अलग शतक। फिर है सुंदरदास, इनकी रचना है 12 मासा। 12 मासा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें दोस्तों। सही सुमेलित प्रश्न है, रचना है और रचनाकार। तो सबसे पहले रचना है राठौड़ारी खयात। राठौड़ारी खयात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं और इसके रचनाकार हैं दयाल दास। कौन? दयाल दास। ठीक है, राठौड़ारी खयात के रचनाकार हैं दयाल दास। ठीक, अगली रचना है विराट पुराण। कौन सी? विराट पुराण किसकी है? तो ध्यान रखें गोरखनाथ की। गोरखनाथ की रचना है विराट पुराण। ध्यान रखें। अगली रचना है पुष्पदंत। पुष्पदंत। ठीक है, ध्यान रखें। जिसके रचनाकार सॉरी एक बार फिर से सुने, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, उल्टा ही टाइपिंग एरर है, ध्यान रखें। रचना है उत्तर पुराण। कौन सी रचना है? उत्तर पुराण, जिसके रचनाकार हैं पुष्पदंत। कौन? पुष्पदंत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आदि पुराण और उत्तर पुराण ये दो पार्ट हैं किसके? महापुराण के। ठीक है, महापुराण किसकी पुस्तक है? पुष्पदंत की। ठीक है, और इन्होंने इनका एक वाक्य है, याद रखें, तिष्ठि महापुरुष गुणा अलंकार। ठीक है, तो उसका वर्णन भी किया है किसमें? महापुराण में। किसने? पुष्पदंत ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ऑप्शन डी, ध्यान दें। यहाँ पर भी उल्टा ही लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान दें। रचना है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो जिन दत्त सूरी की। जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। अब जरा ध्यान दें, एक कहीं कहीं लिखा मिलता है जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी, और कहीं कहीं लिखा मिलता है जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिन दत्त सूरी आए या जिन धर्म सूरी आए, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ठीक, अब जरा एक बार फिर से सुन ले। ठीक, ध्यान देना जरा। सबसे पहले रचनाकार हैं दयाल दास, इनकी रचना है राठौड़ारी खयात। राठौड़ारी खयात। फिर है गोरखनाथ जी, इनकी रचना है विराट पुराण। कौन सी? विराट पुराण। अब है रचनाकार पुष्पदंत, इनकी रचना है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण। ठीक है, फिर है रचनाकार जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी, इनकी रचना है दोस्तों उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। ध्यान रखेंगे। यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विराट पुराण की रचना गोरखनाथ के अनुयायी शिष्यों द्वारा की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें, गोरखनाथ के शिष्यों
जो उनके अनुयायी शिष्य थे उनके द्वारा विराट पुराण की रचना की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित प्रश्न है, कवि हैं और उनकी पंक्ति। तो सबसे पहले कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनकी पंक्ति है, वैश्यों वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या, पार है क्या कलेश का, पार है क्या कलेश का। तो ये पंक्ति किसकी है, ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ठीक है, तो ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, देखते हैं। अगली पंक्ति है, ध्यान दें, रचनाकार हैं पहले जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनकी पंक्ति है दोस्तों, जरा ध्यान दें। तुम भूल गए पुरुषत्व, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, एक बार फिर से सुने, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ध्यान रखेंगे। अगले रचनाकार हैं पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी पंक्ति है दोस्तों, जरा ध्यान दें, क्या है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, यहाँ रंगिनी होगा, रोगिणी नहीं होगा। ठीक है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना, पाया तूने यह गाना। तो किसकी पंक्ति है, पंत की, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जरा ध्यान दें, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। कौन सी, ध्यान दें, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो ये किसकी पंक्ति है, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ठीक है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अब जरा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ग्रंथ है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ है साहित्य का समाजशास्त्र, साहित्य का समाज शास्त्र, किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है साहित्य का समाज शास्त्र। फिर है रचना प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। फिर है दोस्तों रचना आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह जी की, केदारनाथ सिंह जी की रचना है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। फिर है दोस्तों रचना अध्यतन, कौन सी, अध्यतन। ठीक है, ध्यान रखें, किसकी रचना है, अध्यतन, तो अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना है अध्यतन। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जरा गौर करें,
डॉक्टर नगेंद्र, इनकी रचना है साहित्य का समाजशास्त्र। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। फिर है केदारनाथ सिंह जी, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। फिर है अज्ञे की रचना है अध्यतन। कौन सी? अध्यतन। ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें दोस्तों, रचना है और रचनाकार हैं। गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दें। यहाँ पर रचना है और रचनाकार हैं। सबसे पहले रचना है छप्पर। कौन सी? छप्पर। ठीक है, किसकी रचना है? जयप्रकाश करदम जी की। जयप्रकाश करदम जी की रचना है छप्पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दलित रचना है ये छप्पर। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश करदम जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखेंगे। ध्यान दें, अगली रचना है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द किसकी रचना है? सुशीला टागभोरे की रचना है। सुशीला टागभोरे की रचना है, आत्मकथा है दोस्तों, दलित आत्मकथा। कौन सी? शिकंजे का दर्द। ठीक है, फिर है अगली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नेमिशराय की। मोहनदास नेमिशराय की रचना है अपने अपने पिंजरे। फिर है झोपड़ी से राजभवन। झोपड़ी से राजभवन तक। ठीक है, ये होगा पूरा नाम। किसकी है? माता प्रसाद। माफ करना, एक बार फिर से सुने, माता प्रसाद। किसकी रचना है? ध्यान दें, माता प्रसाद जी की रचना है झोपड़ी से राजभवन तक। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने, ये सभी की सभी क्या है? आत्मकथा। सबसे पहले हमने पढ़ी आत्मकथा क्या? छप्पर। किसकी है वो? जयप्रकाश करदम जी की। ठीक है, इसके बाद है आत्मकथा शिकंजे का दर्द। किसकी है? सुशीला टागभोरे की। फिर है दोस्तों आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। किसकी है? मोहनदास नेमिशराय की। फिर है आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक। किसकी है? माता प्रसाद गुप्त जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, यहाँ पर कुछ कहानी है और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले कहानी यारों के यार। यारों के यार किसकी है? कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती जी की कहानी है यारों के यार। फिर है कहानी मछली मरी हुई। मछली मरी हुई किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। राजकमल चौधरी जी की कहानी है मछली मरी हुई। फिर है दोस्तों कहानी सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी किसकी है? ये दूधनाथ सिंह जी की। दूधनाथ सिंह जी की कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। फिर है दोस्तों कहानी कोसी का घटवार। कौन सी? कोसी का घटवार किसकी है? ये शेखर जोशी की। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले कहानी है यारों के यार। किसकी है? कृष्णा सोबती जी की कहानी है। ठीक है, फिर है कहानी मछली मरी हुई। मछली मरी हुई किसकी है? राजकमल चौधरी की कहानी है। फिर है सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी। ठीक है, किसकी है ये कहानी? दूधनाथ सिंह जी की। फिर है कहानी कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। किसकी? शेखर जोशी की कहानी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर एक नोट। ध्यान दे दोस्तों, नोट है यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं। राजकमल चौधरी द्वारा लिखित मछली मरी हुई क्या है? एक उपन्यास है, ना कि कहानी। ठीक है, तो मछली मरी हुई एक उपन्यास है। किसका? रामकमल चौधरी का। रामकमल चौधरी का, ना कि कहानी। सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी शीर्षक से बच्चन सिंह ने भी एक कहानी संग्रह लिखा है। ठीक है, तो बच्चन सिंह का कहानी संग्रह भी है सपाट चेहरे वाला आदमी। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और किसका पढ़ा अभी हमने? तो जरा ध्यान दें।
तो जरा ध्यान दे दोस्तों, सपाट चेहरे वाला आदमी, अभी हमने पढ़ा दूधनाथ सिंह जी, लेकिन सेम रचना बिल्कुल सपाट चेहरे वाला आदमी नाम से ही बच्चन सिंह ने भी लिखी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोनों नाम याद रखें, दूधनाथ सिंह और बच्चन सिंह। जो भी ऑप्शन में होगा आप उसे टिक करके आएंगे। और रचना का नाम है सपाट चेहरे वाला आदमी। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ध्यान दें, संवाद, पंक्ति और नाटक। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले नाटक है आषाढ़ का एक दिन। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन, जिसके पात्र हैं मल्लिका, विलोम, निषेप, कालिदास। ठीक है, ये 4 पात्र ध्यान रखेंगे। ठीक, अब जरा गौर करें, इसका संवाद है, क्या है? मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। यह संवाद पंक्ति है किस नाटक की? आषाढ़ का एक दिन की। और ये नाटक किसका है? मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगली पंक्ति है, ध्यान दें, अगला नाटक है स्कंदगुप्त। 1928 में आया हुआ किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इसकी संवाद पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और कितना सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त की पंक्ति है। ठीक, अगली पंक्ति देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, पंक्ति तीसरी कौन सी है? पहले तो नाटक देखें, चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, जिसकी पंक्ति है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है। जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुमला जाते हैं। जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुमला जाते हैं। तो ये किसकी पंक्ति है? ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त की पंक्ति है। क्या है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुमला जाते हैं। ध्यान रखें, अगली पंक्ति है, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश जी का नाटक है लहरों के राजहंस, जिसकी पंक्ति है, ध्यान दें, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति है लहरों के राजहंस की। किसका नाटक है लहरों का राजहंस? मोहन राकेश जी का नाटक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों पंक्ति और इससे पहले जो 2 पंक्ति पढ़ी, दोनों को, चारों पंक्तियों को याद रखें दोस्तों। वीडियो को रिपीट करके देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।